हाय स्टूडेंट, मैं सलार शाह खान। लेसन 3 क्लास 11 का लेसन 3 लास्ट चैप्टर। जी अगला वीडियो में मैंने पार्ट 1 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था। सेकेंड पार्ट 2 में जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला है, आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति देखने को मिली। तो आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई जिसने समाज और तकनीकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। बिजली के आविष्कार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, जबकि भाप इंजन ने परिवहन में क्रांति लाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दवाओं, टीकों और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विकास हुआ। आनुवांशिक अनुसंधान ने न केवल जीवन की समझ को बढ़ाया बल्कि बीमारियों के इलाज में भी मदद की। कंप्यूटर और इंटरनेट की प्रगति ने संचार, शिक्षा और व्यावसायिक कार्यों को आसान बना दिया। अंतरिक्ष अन्वेषण और परमाणु ऊर्जा ने आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को बढ़ाया। कुल मिलाकर आधुनिक युग में विज्ञान ने मानव जीवन को अधिक उन्नत, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया। तो 4 मार्क्स का 1 नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए। तो आधुनिक युग में खगोल विज्ञान ने मानवता को ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब लाने में मदद की। टेलीस्कोप जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजी, जिससे खगोलीय पिंडों के अध्ययन में सहायता मिली। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के आविष्कार ने हमें रेडियो तरंगों के माध्यम से अंतरिक्ष को समझने में मदद की। इसके अलावा जीपीएस और अंतरिक्ष यान ने हमारे दैनिक जीवन और संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोवर्स, प्रोब और अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरणों ने सौरमंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। आधुनिक खगोल विज्ञान ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की खोज को संभव बनाया। और 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य युग में ज्योतिष का विकास किस प्रकार हुआ। तो मध्य युग में ज्योतिष ने खगोल विज्ञान के साथ तालमेल बिठाकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस युग में ज्योतिषी मान्यताओं का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सक, कृषि और भविष्यवाणी में किया गया। ज्योतिष ने न केवल धर्म और संस्कृति पर प्रभाव डाला बल्कि जीवन के कई पहलुओं पर आधारित निर्णयों में भी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर विभिन्न घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती थी। भविष्यवाणी जो है वो की जाती थी। भविष्यवाणी की जाती थी। यूरोप और एशिया में ज्योतिष को विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा था। इस युग में विभिन्न पांडुलिपियों और ग्रंथ लिखे गए जिन्होंने ज्योतिष के सिद्धांतों को संरक्षित किया और इसे आगे बढ़ने में सहायता की। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन 1 से फिर से देख ले। तो यहाँ पर यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है, भौगोलिक अन्वेषण के क्षेत्र में स्पेन की भूमिका क्या थी। तो भौगोलिक अन्वेषण के क्षेत्र में स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्वेषकों को स्पेन ने वित्तीय सहायता दी जिससे अमेरिका की खोज संभव हुई। इस पर खोज में स्पेन को एक प्रमुख समाजवादी शक्ति बना दिया। स्पेनिश अभियानों ने न केवल नई भूमि का मानचित्रण किया बल्कि वहां उपनिवेश स्थापित किए जो व्यापार और संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुए। स्पेनिश अन्वेषकों ने विश्व को नई संस्कृतियों, भाषाओं और उत्पादों से परिचित कराया। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार का विकास हुआ और स्पेन की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। और 15 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भौगोलिक अन्वेषण का महत्व इतिहास में बहुत गहरा है, क्योंकि इसने न केवल नए चित्रों की खोज की बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने का भी कार्य किया। अन्वेषण ने व्यापार मार्गों का विकास किया जिससे देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इसके परिणाम स्वरूप नए संसाधनों जैसे मसाले, रेशम और कीमती धातुओं का आदान प्रदान संभव हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विभिन्न विचारों, धर्मों और परंपराओं को एक दूसरे तक पहुंचाया। अन्वेषण ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को भी प्रेरित किया। संक्षेप में भौगोलिक अन्वेषण ने मानव सभ्यता को न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी समृद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो भौगोलिक अन्वेषण के परिणाम को बताइए। तो परिणाम को बताना है तो यहाँ पे क्या है, भौगोलिक अन्वेषण के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था उपनिवेशवाद का उदय, जिसने स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला। नई भूमि और संसाधनों की खोज ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का सशक्त बनाया और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। अन्वेषण से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, लेकिन इससे नई बीमारियां भी फैली जिन्होंने स्थानीय जनसंख्या को प्रभावित किया। इसके अलावा अन्वेषण ने धर्म, भाषा और परंपराओं का प्रसार किया। कुल मिलाकर भौगोलिक अन्वेषण ने विश्व को एक वैश्विक समाज में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अन्वेषण का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। भौगोलिक अन्वेषण जो हुआ तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका आंसर है भौगोलिक अन्वेषण का विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दूरस्थ क्षेत्रों को आपस में जोड़ा और देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देश ने अन्य महाद्वीपों में उपनिवेश स्थापित किए जिससे उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा। अन्वेषण ने वैश्विक व्यापार का विकास किया और नई संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की। हालांकि इससे कई नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे स्थानीय जनसंख्या का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण और कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष भी उत्पन्न हुए। तो ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा। तो सैन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रभाव असीमित है, जिसने युद्ध के तरीके और रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। बारूद के आविष्कार ने युद्ध में बंदूकों और तोपों का उपयोग शुरू किया। आधुनिक युग में टैंक, विमान, पनडुब्बी और मिसाइल जैसे तकनीक ने सैन्य बलों को अधिक सशक्त बनाया। साइबर और ड्रोन तकनीक ने युद्ध को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया। संचार और नेविगेशन तकनीक ने देश बालों की संचालक क्षमता को बढ़ाया। कुल मिलाकर प्रौद्योगिकी ने युद्ध को अधिक असंगठित और घातक बना दिया, जिससे आधुनिक युद्ध नीति में बड़े बदलाव हुए। 8 नंबर क्वेश्चन है, मध्य युग में चीन में जहाज निर्माण के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई।
तो मध्य युग में चीन में ने जहाज निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की। चीन ने बड़े जहाज जिन्हें जंग कहा जाता था का निर्माण हुआ क्या जो कई टैंक और वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बने होते थे। ये जहाज न केवल मजबूत और टिकाऊ थे बल्कि इनमें लंबी यात्राओं के लिए पर्याप्त स्थान भी होता था। चीन ने कंपास और उन्नत नेविगेशन तकनीक का भी आविष्कार किया जिसने उन्हें समुद्री अभियानों में अग्रणी बनाया। चीन के जहाज़ों की उन्नति डिज़ाइन ने उन्हें व्यापार और सामाजिक उद्देश्यों के लिए मजबूत बनाकर दक्षिणी पूर्व एशिया और हिंद महासागर तक पहुंचने में सक्षम बनाया। इस प्रकार चीनी जहाज निर्माण के उन्हें एक प्रभावशाली समुद्री शक्ति बना दिया। टेन नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में यूरोप में जहाज निर्माण के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। आधुनिक युग में यूरोप में जहाज निर्माण में बड़ी प्रगति हुई। पहले जहां लकड़ी के जहाज बनाए जाते थे वहीं भाप इंजन और धातु के ढांचे का उपयोग करके बड़े और मजबूत जहाज़ों का निर्माण होने लगा। इस्पात के प्रयोग से जहाज़ों को अधिक टिकाऊ और तेजी से चलने वाला बनाया गया। नेविगेशन के क्षेत्र में कंपास और उन्नत समुद्री मानचित्रों के विकास ने यूरोप को लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए सक्षम बनाया। यह तकनीकी प्रगति ने केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बल्कि साम्राज्य विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे यूरोप वैश्विक अन्वेषण और उपनिवेशवाद का केंद्र बना। 11 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के बाद जहाज निर्माण के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जहाज निर्माण के क्षेत्र में बड़ी परिवर्तन आए। लकड़ी के बजाय इस्पात का उपयोग होने लगा, जिससे जहाज अधिक मजबूत और टिकाऊ बने। भाप इंजनों ने जहाज़ों की गति सहनशीलता को बढ़ाया। तो ये तो हो गया था। 12 नंबर, प्राचीन काल में लोग जहाज का निर्माण किस तकनीक से करते थे। प्राचीन काल में लोग लकड़ी का उपयोग करके जहाज़ों का निर्माण करते थे। जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी की पट्टियों को एकत्रित कर उन्हें चिपकाया और मजबूत किया जाता था। लकड़ी को सचमुच रूप से काट कर जोड़ने के लिए कीलों और रस्सियों का उपयोग किया जाता था। इस तकनीक में जहाज को वाटरप्रूफ बनाने के लिए पत्थरों और घास की पत्तियों से ढका जाता था। प्राचीन लोग नेविगेशन के लिए तट रेखाओं, सितारों और सूरज की दिशा का सहारा लेते थे। इस तकनीक ने उन्हें समुद्री व्यापार और साम्राज्यों यात्राओं के लिए सक्षम बनाया, जिससे संस्कृतियों और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बारूद के व्यवहार में युद्ध कला में क्या परिवर्तन आया। तो बारूद के आविष्कार युद्ध कला में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए। इससे समुद्र में परंपरागत हथियारों की जगह बंदूकों और तोपों का प्रयोग होने लगा। बारूद के कारण भारी कवच का उपयोग कम हो गया, क्योंकि यह गोलियों और तोपों के सामने कमजोर साबित हुए। इससे सैनिकों की रणनीति और सुरक्षा के तरीके भी बदल गए। अब युद्ध में बंदूकधारियों, तोपचियों और किलेबंदी का महत्व बढ़ गया। सैन्य बलों की युद्ध की तकनीक में सुधार हुआ और युद्ध तेजी से और अधिक घातक रूप से लड़े जाने लगे। इस परिवर्तन ने सामरिक युद्ध
नीति में व्यापार बदलाव किए और आधुनिक युद्ध की नींव रखी। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगलों की युद्ध नीति कैसी थी? मुगल साम्राज्य में युद्ध नीति अत्यधिक रणनीति और संगठित थी। मुगलों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीति और सैन्य बल का प्रयोग किया। उनकी सेना में घुड़सवार सेना, तोपखाने और प्रशिक्षित सैनिक शामिल थे। बारूद और तोपों का उपयोग उनकी सेना रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा था। मुगलों ने राजनीति सैनिकों स्थानीय सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल किया और स्थानीय शासकों के साथ विवाह और गठबंधन बनाए। उनकी युद्ध नीति में समय समय पर संशोधन होते रहे, जिससे वे अपनी शक्ति और बढ़ा सके। मुगलों की युद्ध नीति ने उन्हें भारत में एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष युद्ध से आप क्या समझते हैं? अंतरिक्ष युद्ध का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो अंतरिक्ष में हो रही है, जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसमें सैटेलाइट पर हमला, एंटी सैटेलाइट हथियारों का उपयोग और अंतरिक्ष में विभिन्न उपकरणों को नष्ट करने की तकनीक शामिल है। अंतरिक्ष में सामरिक बढ़त हासिल करना राष्ट्रों के बीच होड़ का हिस्सा बनता जा रहा है और कई देशों ने अंतरिक्ष में अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उपग्रहों और एंटी मिसाइल तकनीक का विकास किया है। अंतरिक्ष युद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार, नेविगेशन और सैन्य ऑपरेशनों पर पड़ता है। यह अंतरिक्ष में बढ़ते तनाव का प्रतीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग में युद्ध नीति में क्या परिवर्तन आया? तो आधुनिक युग में युद्ध नीति में व्यापक परिवर्तन हुए। जहाँ के पहले युद्ध में भारी सैनिक बल का प्रयोग किया जाता था, अब सामरिक और तकनीकी तरीकों का प्रयोग अधिक होने लगा है। परमाणु हथियारों और मिसाइलों का विकास हुआ है, जिससे युद्ध में विध्वंसक शक्ति बढ़ी है। साइबर युद्ध, ड्रोन तकनीक और सटीक हमलों की तकनीक ने युद्ध को और भी अधिक संगठित और प्रभावी बना दिया है। संचार और उपग्रह तकनीक ने युद्ध संचालन को तेजी से और सुरक्षित बना दिया है। कुल मिलाकर आधुनिक युग में युद्ध नीति ने सुरक्षा और रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन है, युद्ध के क्षेत्र में परिवहन इसका क्या महत्व है? परिवहन इसका क्या महत्व है? आंसर, युद्ध के क्षेत्र में परिवहन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इससे सेना की त्वरित तैनाती, आपूर्ति और सैन्य उपकरणों का परिवहन सुनिश्चित किया जा सकता है। परिवहन के माध्यम से सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर तेजी से पहुंचाया जा सकता है, जिससे युद्ध के संचालन में सुविधा होती है। आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक सामान, हथियार और चिकित्सा उपकरण युद्ध क्षेत्र में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक ने वायु और समुद्री परिवहन को और भी कुशल बना दिया है। परिवहन के इस महत्व के कारण ही
सेना को समय पर संसाधन और समर्थन मिलता है जो युद्ध में जीत के लिए अनिवार्य है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र के विकास में गुटेनबर्ग की भूमिका क्या थी? तो उसका आंसर ये वाला है। ठीक, 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र का ज्ञान के विकास में क्या योगदान है? तो 20 नंबर का आंसर हो गया ये वाला। ठीक, और 21 क्वेश्चन है, मुद्रण के द्वारा सस्ते पुस्तकों का प्रकाशन कैसे संभव हुआ? तो इसका आंसर ये वाला है। उसके बाद ये वाला है 22 नंबर, मुद्रण कला के क्षेत्र में अरबों का क्या योगदान था? तो ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब बचा है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है चैप्टर 3 से जो है 3 पार्ट्स होगा, जिसमें पहला पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट ये वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट में जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह लेसन 3 में जो है 3 पार्ट्स जो है डिवाइड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक इसे आप याद करें, या कोई PDF किसी को भी PDF का चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या उस नंबर पर कॉल करें। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट का अगर PDF चाहिए या कोई भी क्लास का PDF चाहिए तो मैं उसे सेंड कर सकूं। ओके।